Assalamu alaikum students, how are you? This is Ali Zain from University of Education Lower Mall Campus Lahore, and I'm here to teach you the subject research methods in fine arts. And today is the 17th lecture of this subject, and our today's topic is survey in research methodology, and it is the second part of this topic. Today we are going to discuss how to design a good survey. Before that, we have understand the importance of survey and the objectives of survey. Now we are going to understand how to design a good survey and what are the things that we should take into account before designing a survey. So let's start from here. As explained before, a survey usually has its beginnings when a person, company, or organization faces a need for information and there is no existing data that is sufficient. मीन्स कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब आपको सर्वे जरूरत कब पड़ती है कि जब आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना हो किसी भी टॉपिक के हवाले से तो आपको जो है वो किसी कंपनी के तो को या किसी इंडिविजुअल को या किसी थीसिस के स्टूडेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी खास टॉपिक के हवाले से लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए हों तो उन लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो और ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है कि सर्वे में हमेशा जो है वो एक खास पॉपुलेशन और एक खास एरिया के लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है किसी खास टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और अगर किसी किताबों से या इंटरनेट से या किसी और चीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो वो चीज सर्वे में नहीं आएगी। सर्वे में पार्टिसिपेंट्स का होना जरूरी है। तो जब तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो सोर्स है वो आपके किसी खास स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया के रहने वाले पॉपुलेशन है तो तब हम उसको सर्वे बोलेंगे। अदरवाइज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के जो दूसरे सोर्सेज हैं उन वो सर्वे में नहीं आते, ठीक है। टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। एक सर्वे कंडक्ट करने से पहले हमें इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना चाहिए और इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा करना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो ये पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं और इनका रोल क्या है ताकि हम अच्छे तरीके से सर्वे कंडक्ट कर सकें। सबसे पहले डिफाइन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके डिफाइंड होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट स्केल्स जो है वो आपने देखना है कि आपके जो क्वेश्चंस की उतार चढ़ाव है वो कंसिस्टेंट है, एक एकदम उनके दरमियान में क्वेश्चंस की टाइप में या क्वेश्चन की जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग ना आ रही हो और सर्वे लॉजिक। ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो कि सर्वे कंडक्ट करने से पहले या सर्वे डिजाइन करने से पहले आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हर पॉइंट का मकसद क्या है। तो उसको देखते हुए आप अपना सर्वे जो होगा वो इन पॉइंट्स को अपने सामने रखेंगे और इनकी ऑब्जेक्टिव को भी अपने सामने रखेंगे और हर ऑब्जेक्टिव इनमें से यानी कि हर पॉइंट इनमें से अपना रोल क्या प्ले कर रहा है उसको देखते हुए हमने अपने सर्वे के जो क्वेश्चंस हैं या सर्वे का जो पूरा फॉर्मेट है डिजाइन है वो तैयार करना है। तो डिफाइन ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है कि द सर्वे वुड हैव नो मीनिंग इफ द एम एंड द रिजल्ट अनप्लान्ड बिफोर डिप्लॉइंग इट। मीन्स के जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो उस वक्त तक सर्वे कंडक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको पहले अपना एम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप अपना एम क्लियर करें, एक खास टॉपिक जो है वो जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको सामने रखें और उससे रिलेटेड आप किस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं उसको सामने रखें और फिर जो है वो अपना सर्वे डिजाइन करें, ठीक है। द सर्वे मेथड एंड प्लान शुड बी इन फॉर्म ऑफ एक्शनेबल माइलस्टोन्स एज वेल एज द सैंपल प्लान फॉर रिसर्च।
यहाँ पे भी ये बताया जाए कि जो आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करनी है उसके लिए आपने एक पूरा लाएअमल तैयार करना है, उसके लिए आपने एक पूरा वे ऑफ जर्नी जो है वो तैयार करना है। उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहले आपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करनी है, उसके बाद आपने ये अचीव करना है और उसके बाद आपने ये अचीव करना है। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट माइलस्टोन्स में या डिफरेंट स्टेप्स में अपना सर्वे जो है वो सॉरी डिफरेंट स्टेप्स में अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें और फिर उन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप अपना सर्वे उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है कि appropriate distribution methods for these samples also have to be put in place right at the outset means के जो आपने सर्वे जहाँ पे कंडक्ट करना है या जिस पॉपुलेशन को सामने रखते हुए सर्वे कंडक्ट करना है उसको सैंपल बोला जाता है। इसको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि सैंपल क्या होता है सर्वे के अंदर। तो बहरहाल आपने अपने जो पॉपुलेशन है या जो एरिया है या जहाँ के जो लोग हैं जिनसे रिलेटेड आपने सर्वे करना है उनको भी अपने सामने रखें और ये चीज वादिया कर लें कि इनके अंदर जो है वो आपने अपने सर्वे का जो क्वेश्चनर है या जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। नेक्स्ट चीज है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सर्वे डिजाइन करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को समझना कि क्या होता है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रोल प्ले करते हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड used in a thesis research study is dependent on end objective of the research कि आपको जो है वो एक थीसिस टॉपिक है या कोई भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसके लिए आपने सर्वे कंडक्ट करना है। तो उस सर्वे के लिए हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चनर डिजाइन करना पड़े। तो उस क्वेश्चनर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपकी जितनी ऑब्जेक्टिव होगी तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे। तो ये नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप डिजाइन करेंगे जिनका आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही नहीं है, जिनका आपके ऑब्जेक्टिव से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इस तरह से इररेलेवेंट क्वेश्चंस आप जो हैं वो क्रिएट करते जाएंगे। तो इस चीज से अवॉइड करना चाहिए, टू द पॉइंट रहना चाहिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको चाहिए सिर्फ उतने ही रखें। एक तो इररेलेवेंट क्वेश्चंस के होने से आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो खराब हो जाएगी कि आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। दूसरा आपकी जो ऑडियंस है या जो पार्टिसिपेंट्स हैं सर्वे के वो उससे बोर हो जाएंगे और वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है। तो अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखें, फिर उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करें, उसके अलावा और क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। ठीक है। लाइक इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपने किसी खास पॉपुलेशन से सर्वे कंडक्ट करना है और आप एक प्रोडक्ट के बारे में उनसे रिव्यू या फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि उनको ये प्रोडक्ट कैसी लगती है और वो प्रोडक्ट छोटे से बड़ा हर बंदा इस्तेमाल करता है और उसमें जो है वो सारे लोग उसको उसके यूजर्स हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट से रिलेटेड करने में आपको जो है वो क्वेश्चन आप इस तरह का कर लेते हैं कि भी उनकी एज क्या है। तो ये एक इरेलीवेंट क्वेश्चन होगा। उनकी एज जानना आपकी ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने उनको प्रोडक्ट के बारे में उनसे फीडबैक लेना है। तो इस तरह के इरेलीवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इट इज एसेंशियल टू अवॉइड redundant queries in every way possible। मीन्स के जो थोड़ी सी मिसलीडिंग क्यूरीज होती हैं या जो इरेलीवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हर तरह से हर तरीके से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। द लेंथ ऑफ द क्वेश्चनर has to be dictated only by the core data metrics that have to be collected। कि लेंथ ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपका या लेंथ ऑफ क्वेश्चनर जो है वो आपका उतनी होनी चाहिए जितना कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है। जितना आपको डाटा चाहिए उस हिसाब से ही आपने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखने हैं। अगर आपका टॉपिक इस तरह का है कि उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चंस रखने पड़ते हैं तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं।
तो ये अगेन वही बात आ रही है कि आपके क्वेश्चंस की तादाद या क्वेश्चनर की लेंथ उतनी ही हो जितने के आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसमें सर्वे के हवाले से एक और चीज़ है कि लैंग्वेज को अपने उसमें रखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि जिस लैंग्वेज में आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ के लोग उस लैंग्वेज को समझते भी हैं या उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड भी करते हैं। हो सकता है कि थोड़े बहुत लोग जानते हों और हल्का फुल्का जानते हों, लेकिन पूरी डिटेल में ना जानते हो, तो उसके अंदर आपने लैंग्वेज इस तरह की यूज़ कर लिया जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो लोग उसको आंसर करने में प्रॉब्लम करें। जिस तरह से पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं वो इंग्लिश लिखना और पढ़ना जानते हैं, जो थोड़े बहुत एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए भी आपको सर्वे जो डिजाइन करना है उसके अंदर क्वेश्चंस आप इस तरह के रखें जो बहुत ज्यादा आसान और सादा लैंग्वेज में हो, बहुत ज्यादा हाई एंड वोकैबुलरी और बहुत ज्यादा हाईली क्लासिफाइड किस्म के ग्रामर यूज करेंगे, तो आपके पार्टिसिपेंट्स को आधी चीजें उसमें से समझ आएंगी, आधी समझ नहीं आएंगी, तो वो फिर आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। One factor that can cause a high survey dropout rate is if the respondent finds the language difficult to understand. Means कि ये वही बात आ गई कि सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर है जिसमें रिस्पोंडेंट सर्वे को या क्वेश्चनर को फिल किए बगैर, आधा अधूरा छोड़े बगैर ही गुजर जाते हैं, वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है। तो बेहतर है कि आप पॉपुलेशन जिसमें आप सर्वे कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज को समझें, माइंड में रखें कि वो किस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो फिर उसी लैंग्वेज में आप सर्वे कंडक्ट करें। Therefore, it is imperative to use easily understandable text in the survey. ठीक है? Easy and self-explanatory questions help in engaging the respondents. मीन्स के जो रिस्पोंडेंट होंगे उनको क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आसान लगेंगे और उनको क्वेश्चन पढ़ते ही आइडिया हो जाए कि क्या पूछने की कोशिश की जा रही है, तो वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर उनको क्वेश्चन इस तरह डिफिकल्ट करके दे दिया जाए कि उनको दो दो तीन तीन दफा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा हो, कि ये कि एक्चुअल में सवाल पूछा क्या जा रहा है, तो वो बात लोग दो दो तीन तीन दफा उसको पढ़ते हैं समझने के लिए, तो उससे जो होगा वो उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और वो आपका एक दो क्वेश्चंस आंसर करने के बाद आपका सर्वे जो है या आपका क्वेश्चनर जो है वो अधूरा छोड़ के गुजर जाएंगे। क्वेश्चन टाइप्स को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन गो इनटू अ सर्वे, और जो ये जितने क्वेश्चंस की टाइप्स हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फलां फलां, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इनको भी अपने ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने अपने सर्वे में इंक्लूड करने हैं, और जाहिर बात है क्वेश्चंस की टाइप जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करती है। इट इज essential to use the question types that offer the most value of the research while being the easiest to understand and answer to a respondent। ठीक है, कि आपकी जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो इस तरह की हों जो कि इजी टू अंडरस्टैंड भी हो और उनका आंसर करना भी आसान हो। यूजिंग क्लोज एंडेड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हेल्प इंक्रीज द सर्वे रिस्पांस रेट। मींस के क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जो टू द पॉइंट हो, जिसमें आगे से एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप की चीज हो, तो उसमें अक्सर रिस्पोंडेंट जो है वो टाइम जल्दबाजी में या टाइम की वजह से या इंटरेस्ट ना होने की वजह से उसको सही तरीके से फिल नहीं करते। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे जो कि यस और नो में आंसर्स हों उसके, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हों, तो उसमें वो जल्दी जल्दी उसको वो आंसर कर सकते हैं और ऑनेस्टली आंसर करेंगे। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जहाँ से जिनसे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चीज है कि यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है वो हों और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उससे रिस्पॉन्स रेट सर्वे का ज्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपका ड्रॉप आउट रेशियो भी ज्यादा होगी और रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा। ठीक है,
Consistent scales. If you use rating scale questions, make sure that the scales are consistent throughout the research study. Means के scale वाले questions होते हैं जिसमें आपने rating या फीडबैक की जो है वो पीक हाईएस्ट या लोएस्ट क्या है वो आपने मांगी है, तो उसमें आपके लिए जरूरी है कि आप जो हैं वो रेटिंग स्केल को कंसिस्टेंट रखें। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप जो हैं वो एक जगह पे रेटिंग स्केल 1 से लेके 10 तक डिफाइन किया हुआ है और एक जगह पे रेटिंग स्केल 1 से लेके 5 तक डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने रेटिंग स्केल 1 से 10 का यूज किया है तो तमाम क्वेश्चंस में फिर आप 1 से 10 का ही रेटिंग स्केल यूज करें। Using scales from -5 to +5 in one question and -3 to +3 in another question may confuse the respondent। ठीक है, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगी और आपका सर्वे भी बेतुका सा लगेगा, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। रेटिंग और स्केल क्वेश्चंस और ऑलवेज एंगेजिंग, इनसे जो है वो रिस्पॉन्स रेट आपको ज्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट है कि सर्वे लॉजिक। Logic is one of the most critical aspects of the survey design. If the logic is flawed, respondents will not be able to continue further or the desired way। Means कि logic से मुराद ये है कि आपके तमाम क्वेश्चंस में आपका टॉपिक की ऑब्जेक्टिव क्लियर होनी चाहिए और एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के से रिलेटेड हो और उसके अंदर एक पूरा जो है वो हारमोनियस तरीके से एक क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से रिलेशन बन रहा हो और पता चल रहा हो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की टाइप्स के अंदर अब्रप्ट चेंज आने की वजह से ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आती यूजर को और वो उससे कंफ्यूज हो जाता है और इस तरह के सर्वे में फिर लोग ज्यादा सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। Logic has to be applied and tested to ensure that on selecting an option only the next logical question shows up। इनसे एक जो क्वेश्चन आपने किया है तो उसी तरह का उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने वाला अगला क्वेश्चन भी होना वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि भी एक क्वेश्चन में आपने पूछ लिया कि लेट्स सपोज कि आप एक प्रोडक्ट के फीडबैक के बारे में कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही फौरन आपने ये पूछ लिया उसमें कि भी आपको गर्मी ज्यादा लगती है या सर्दी ज्यादा लगती है। तो इस तरह की जो चीज होगी वो सर्वे में लॉजिक ही नहीं उसको नजर आएगा, तो फिर ये इंटरेस्ट लूज हो जाएगा ऑडियंस का, ठीक है। फिर ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव सर्वे, जो ऊपर हमने पढ़ी हैं वो तो अब आपको अपने उसमें माइंड में रखनी ही रखनी चाहिए। जो आपके सर्वे डिजाइन करने से पहले जो रिकमेंडेशंस हैं उनको माइंड में रखना ही रखना चाहिए। लेकिन ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि की पॉइंट्स समझ लें इनको कि ये आपको अच्छा सर्वे डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। नंबर 1 है कि डिफाइन अ क्लियर अटेनेबल गोल फॉर योर सर्वे। सेकंड है कि कीप द मोर पर्सनल क्वेश्चंस टू द एंड। मींस के पर्सनल क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको इतने ज्यादा नहीं पूछने चाहिए। डोंट लेट योर सर्वे गेट टू लॉन्ग। आपका सर्वे इतना ज्यादा लंबा ना हो कि आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट ही लूज हो जाए। फोकस ऑन यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। कंसिडर इंक्लूडिंग अ सर्वे इंसेंटिव। मींस के सर्वे जब आप कंडक्ट कर रहे हैं तो जिन लोगों से आप सर्वे ले रहे हैं उनके लिए आप उसके अंदर कुछ छोटा मोटा प्राइस या कोई इंसेंटिव टाइप कुछ ऐसी चीज रख दें ताकि वो ज्यादा एंगेज हो। डोंट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। मींस के ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं जिसमें आपकी ये जो सर्वे कंडक्ट करने वाला बंदा है उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक का आंसर जानने वाली फील आ रही हो। मीन्स के आप इस तरह का क्वेश्चन होता है जैसे कि आप पूछते हैं कि व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट आवर स्टाफ या स्टाफ बिहेवियर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से पूछेंगे व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट द गुड बिहेवियर ऑफ आवर स्टाफ, मीन्स कि आप खुद ही उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्टाफ का अच्छा बिहेवियर है, तो आपके उनके अच्छे बिहेवियर के बारे में क्या राय है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो लीडिंग क्वेश्चन होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए। आपको सिंपल अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है तो आप यही करेंगे व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट आवर स्टाफ बिहेवियर। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कीप योर आंसर चॉइसेस बैलेंस्ड।
आपके आंसर्स की जो मल्टीपल चॉइस में जो आपने चॉइसेस दी हैं वो बैलेंस्ड हों। स्टे अवे फ्रॉम आस्किंग डबल बैरल क्वेश्चंस, और डबल बैरल क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। मीन्स के जिसके अंदर आप दो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो या दो चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हो, जिस तरह व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड स्टाफ बिहेवियर। तो अब इसमें आप प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं और स्टाफ के बिहेवियर के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए। आप इस तरह इसकी बजाय इसको दो क्वेश्चंस में डिवाइड कर लें तो ज्यादा बेहतर है। स्टाफ के बिहेवियर का क्वेश्चन अलग कर लें और प्रोडक्ट के बिहेवियर का क्वेश्चन अलग कर लें। प्रीव्यू योर सर्वे बिफोर यू सेंड इट, मीन्स के एक दफा डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उस सर्वे को आप थोड़ा सा अपने तौर पे टेस्ट कर लें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।